तो इस वीडियो में रिमेनिंग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज वाली टेस्ट के। क्वेश्चन 56, द फर्स्ट 10 hours ऑफ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज 3.2। अब पहले 10 ओवर जो है वो रन रेट क्या था, 3.2 था क्रिकेट गेम में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 आवर्स। अब बाकी जो 40 आवर रिमेनिंग है उसमें क्या रन रेट हो टू रीच द टारगेट 282। अब टीम को जो है टारगेट है वो 282 का है और पहले 10 ओवर्स में टीम ने जो है 3.2 के रन रेट से स्कोर किया है। अब बताओ कि बाकी जो रिमेनिंग 40 ओवर हैं वो कितना रन रेट रखें कि वो 282 के टारगेट पे पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 10 ओवर्स में उन लोगों ने कितना स्कोर किया है। तो वो क्या करेंगे, तो भाई रन रेट क्या है 3.2 10 ओवर में। अब रन रेट का मतलब है हर ओवर में उन लोगों ने 3.2 स्कोर किया है। तो 10 ओवर्स में कितना स्कोर हुआ, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, स्कोर इन 10 आवर्स। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32 रन्स। तो टीम ने जो है 32 रन्स बनाए हैं 10 आवर्स में। तो टारगेट है 282 का। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा 282 से अगर ये 32 रन्स माइनस करें, देखें तो अब हमें कितना स्कोर और करना है। तो माइनस करेंगे 2 - 2 0, 8 में से 3 जाएगा 5 और ये 2। तो अभी हमें 250 और करना है, ठीक है। और कितने ओवर्स में करना है, 40 ओवर्स में। तो सिंपल रन रेट के लिए हम क्या करेंगे, 250 को डिवाइड करेंगे 40 के साथ, ठीक है। अब 0 0 में कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 1 बचेगा, ठीक है। और फिर कुछ कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट डेसिमल लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। फिर 2 बचेगा, 0 लगाएंगे 20, तो 4 5 ज़ा 20। अगर किसी को यहाँ पे सही से समझ में नहीं आया तो 0 0 कैंसिल, तो बाकी बच जाएगा हमारे पास 25 और 4, ठीक है। 4 6 ज़ा 24, तो 1 बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0, 4 2 ज़ा 8, 2 बचेगा, पॉइंट लगा दिया है तो 0 और लगा सकते हैं 20, 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया वो क्या आ गया, 6.25 रन रेट जो है। अब उसको जो है 6.25 के रन रेट से पर ओवर स्कोर करना होगा, तब जाके वो टारगेट पे पहुंच सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट, क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, ये याद रखना, बॉयज़ टू गर्ल्स मतलब बॉयज़ रेशो गर्ल्स, ठीक है, वो क्या है 3:2। तो अब हमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें ये देखना है कि भाई टोटल गर्ल्स कितनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो भी रेशो मिला हुआ है टोटल करेंगे, 3 + 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5, टोटल है 5। और उस 5 में से गर्ल्स का रेशो कितना है 2, तो हम क्या लिखेंगे 2/5, मतलब 5 में से 2 जो हैं वो गर्ल्स हैं। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 से। अब जो भी रिज़ल्ट आएगा उतनी गर्ल्स होंगी। तो भाई 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा 30, 5 6 ज़ा 30। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 गर्ल्स जो हैं वो हैं उस क्लास में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। ऑन सेलिंग अ बॉल 8 RS 720 रुपीज़। अब 720 रुपीज़ का एक बाल बेच रहा है, ठीक है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ 10%, और उसमें 10% लॉस हो रहा है। मतलब 720 रुपीज़ का एक बाल बेचा, लेकिन फिर जो हिसाब लगाया कि शॉपकीपर को जो है 10% जो है वो नुकसान हुआ है। द कास्ट प्राइस ऑफ बाल, असल में उस बाल की प्राइस क्या थी, अब हमें ये फाइंड करना है।
तो मैंने पहले भी आज की टेस्ट के जो दूसरे वीडियोस थे, लास्ट वीडियो, उसमें बताया कि जब भी कोई चीज़ ये कहे कि हमें लॉस हुआ है या फ़ायदा हुआ है परसेंटेज, और फिर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी पड़े, तो हम क्या करेंगे, 100 में से अगर नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो माइनस करेंगे उतना लॉस। अब 10 है तो 10 माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उतना ऐड करेंगे। यहाँ पे लॉस है तो हम माइनस करेंगे 10, और वो बन जाएगा हमारा परसेंट। तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 90%। तो उसने जो बाल बेचा है असल में वो 90% की प्राइस पे बेचा है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई 90% ऑफ एक्स, अब एक्स क्या है, उस बाल की एक्चुअल प्राइस है, कास्ट प्राइस है, कि 90% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 720। कि भाई एक चीज़ है जो 90% पे हमने बेची तो 720 रुपीज़ हमें मिले। तो अब हमें एक्स की प्राइस चाहिए, उसकी एक्चुअल प्राइस। तो हमें पता है कि परसेंट का मीन्स होता है अपान में 100, तो 90 अपान 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 720। 0 0 में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 10 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, और 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके आएंगे डिवाइड। तो एक्स इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाई बाय 10 अपान 9, ठीक है। तो 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, तो यहाँ पे बच गया 80। 80 मल्टीप्लाई बाय 10, एक्स इज इक्वल टू 800। तो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 800 थी, जबकि उसने 720 रुपीज़ में बेच दिया। अब क्वेश्चन नंबर 59, रऊफ़ इज़ 6 फीट टाल। अब रऊफ़ है, उसकी जो हाइट है वो 6 फीट है, एंड ही नोटिस डेट ही कास्ट अ शेडो डेट इज़ 5 फीट, और उसका जो शेडो बन रहा है वो जो है 5 फीट बन रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, long, then measure the shadow cast by his school building is 30 feet long। फिर उसने क्या किया कि स्कूल की बिल्डिंग का जो शेडो था उसको जो मेजर किया तो वो कितना था, 30 फीट था। अब हमें क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें जो है उस बिल्डिंग की हाइट बतानी है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो सबसे पहले आप शेडोज़ को आपस में कंपेयर करें कि हमारे पास जो शेडो है वो 5 फीट है, ठीक है, और रऊफ़ का और स्कूल की बिल्डिंग का शेडो क्या है, 30 फीट। तो यहाँ से हम अगर 30 को मैं 5 से डिवाइड करूँ तो क्या होता है, 6। तो मतलब 6 टाइम जो है वो शेडो ज़्यादा है रऊफ़ के शेडो से। अगर रऊफ़ के शेडो से स्कूल का शेडो 6 टाइम ज़्यादा है तो इसका मतलब रऊफ़ की हाइट से स्कूल की हाइट भी 6 टाइम ज़्यादा होगी। तो रऊफ़ की हाइट है 6, तो उसको हम मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, तो 6 6 ज़ा 36। ये था आसान वाला तरीका। अगर आपको दूसरे तरीके से करना है, प्रॉपर मेथड, तो आप क्या करेंगे, हाइट रेशो शेडो, ठीक है। हाइट है 6 फीट और शेडो है 5 फीट। शेडो बनेगा स्कूल का 30 फीट, तो बताओ हाइट कितनी होगी, तो इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर हाइट बढ़ रही है तो शेडो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम ऊपर की तरफ एरो लगाते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, एरो ऊपर जा रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ। अच्छा, हमेशा एक्स वाले टर्म में जिधर भी अननोन होगा उधर तो एरो ऊपर ही लगता है, दूसरे टर्म में हमें देखना पड़ता है एरो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हाइट बढ़ेगी तो शेडो भी बढ़ेगा, अगर हाइट कम होगी तो शेडो भी कम बनेगा। तो ये डायरेक्ट है तो ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, नीचे एरो से नीचे से ऊपर की तरफ, x अपान 6 इज इक्वल टू 30 अपान 5। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। 6 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6, x इज इक्वल टू 36। अब 36 जो है
वो हो गई हाइट ऑफ स्कूल बिल्डिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 में हमारे पास क्या कह रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द एज ऑफ 2 persons डिफरेंट बाय 6, कि भाई 2 लोग हैं, उनकी जो एज के में फ़र्क है वो क्या है, 16 ईयर्स का है। डिफरेंट बाय 16 ईयर्स, उन दोनों की एज में जो फ़र्क है वो 16 ईयर है। तो इसका मतलब जो यंगर वन है उसको मैं y लिख रहा हूँ, ठीक है, उसकी एज अगर x है, तो जो ओल्डर वन है जिसको जगह पे मैं o लिख रहा हूँ, तो उसकी एज क्या होगी, x, सॉरी इसको x कर देते हैं, x + 16, क्योंकि हमें कह रहा था कि 2 लोग हैं और उन दोनों की एज में जो डिफरेंस है वो 16 ईयर्स का है, ठीक है। तो अगर हमने कहा जो सबसे छोटा आदमी है उसकी एज अगर 6 ईयर्स है, सपोज कर लेते हैं, तो जो उससे बड़ा होगा वो उससे 16 साल बड़ा होगा, तो मतलब उसकी एज क्या होगी, x + 16 ईयर्स। इफ़ 6 ईयर्स अगो, अगर आज से 6 साल पहले, तो पहले ये देख लेंगे कि आज से 6 साल पहले इन दोनों की एज क्या थी, तो हम लिखेंगे 6 ईयर्स अगो, आज से 6 साल पहले। अब क्या है, जो y है उसकी एज क्या होगी, अब अभी उसकी एज x ईयर्स है, तो 6 साल पहले मतलब -6 करेंगे। अच्छा, जो ओल्डर वन है उसकी एज क्या होगी 6 साल पहले, तो अगर अभी उसकी एज x + 16 है, तो 6 साल पहले उसकी एज क्या होगी, -6 करेंगे उसमें से, तो क्या हो जाएगी एज उसकी, x + 10। अब ये तो हो गई कि 6 साल पहले उन दोनों की एजेस क्या थी। जो यंगर वन है उसकी एज थी x - 6 और जो ओल्डर वन है उसकी एज थी x + 10, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ 6 ईयर्स अगो द एल्डर वन, जो बड़ा है मतलब ओल्डर, ठीक है, एल्डर वन बी 3 times एज ओल्ड एज यंगर वन, फाइंड द प्रेजेंट एज। अब जो एल्डर वन है वो उससे बड़ा था कितना, 3 टाइम्स। एल्डर वन कितने टाइम्स बड़ा था, 3 टाइम्स बड़ा था। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, द एल्डर वन भी 3 टाइम्स कह रहा है, ठीक है। टाइम्स जब भी कहेगा मीन्स मल्टीप्लीकेशन। वन बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन, मतलब जो एल्डर वन है 6 साल पहले यंगर वन से 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। तो अब इसको अगर हम कंपेयर करें, सपोज एल्डर वन 6 साल पहले x + 10 था और उसको हम यंग के इक्वल बनाएं, यंगर वन के, तो ये उससे 3 टाइम बड़ा था, तो हम क्या करेंगे, यंगर वन को भी 3 टाइम बढ़ा देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3x - 6, तब जाके दोनों इक्वल कहलाएंगे, क्योंकि हमें इक्वल करना था। अगर एल्डर वन 3 टाइम बड़ा है और हमें इक्वल रखना है, तो यंगर वन को भी 3 टाइम बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने उसको 3 टाइम बढ़ा दिया। इक्वल क्यों रखेंगे, क्योंकि जब हम इक्वल रखेंगे तब जाके इक्वेशन बनेगी और हमें जो है एजेस मिल जाएंगी यंगर और एल्डर की। तो अब क्या हो जाएगा, x + 10 = 3 × x, 3x - 3 × 6 = 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 18 है इधर लेके आए प्लस का, और ये प्लस का x है इधर लेके आए माइनस का, तो 10 + 18 = 3x - x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 + 10 28 = 3x - x क्या हो जाएगा, 2x। अब 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके आएंगे डिवाइड, तो 28 डिवाइडेड बाय 2 = x, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x = 14। अब हमें x की वैल्यू मिल गई 14, तो भाई x क्या था, यंगर वन की एज थी, तो भाई यंगर वन जो सबसे यंगर था वो था 14 ईयर्स। कितने ईयर्स, 6 नहीं 14 ईयर्स। हमसे पूछा भी ये क्या है, द यंगर वन फाइंड द प्रेजेंट एजेस। अच्छा, दोनों की प्रेजेंट एजेस बतानी है, तो यंगर वन अगर 14 है
तो हमें देखना होगा एल्डर वन कितने का होगा, तो x की जगह पे हम रखेंगे 14 प्लस 16, तो ये क्या हो जाएगा 14 और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो 4 और 6 10 0 1 1 और 1 2 एंड 1 3 30। तो भाई जो उनकी एजेस होंगी 14 एंड 30 होंगी।